हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रशासनिक विधि में विधि के शासन के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के अंतर्गत विधि शासन या यूँ कहा जाए रूल ऑफ लॉ के बारे में, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी क्या करें। देखिए, जो विधि का शासन है, विधि के शासन की जो संकल्पना है वो इंग्लैंड को ध्यान में रखकर डायसी ने की थी। ठीक, डायसी ने जो इंग्लैंड देश है उसकी जो विधि है उसको ध्यान रखकर की थी। डायसी ने ये कहा था कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि व्यक्ति का। इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति का। विधि के शासन में भेदभाव या असमानता नहीं होती है, किसी तरह की असमानता नहीं होगी, ना कोई भेदभाव होगा। यदि व्यक्ति का शासन होगा तो ये शर्तियां मान लो कि उसमें मनमानापन होगा, भेदभाव होगा, निष्पक्षता नहीं होगी। विधि के शासन इन बुराइयों को दूर करता है। विधि के शासन में ये बुराइयां नहीं होगी। विधि के शासन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ऐसी ने इसके संकल्पना तो की, इस पर गहन अध्ययन भी किया और बताया इसके बारे में, लेकिन विधि के शासन की जो कल्पना सबसे पहले, विधि के शासन की जो कल्पना है वो कल्पना सबसे पहले हमें एडवर्ड कोक ने दी। एडवर्ड कोक थे, उन्होंने विधि के शासन की संकल्पना हमें दी सबसे पहले, ठीक, इंग्लैंड में। वैसे डायसी के लिए चर्चित है ये विधि शासन। डायसी का है क्योंकि इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, इस पर विस्तृत रूप से बताया हमारे सामने। और जो एडवर्ड कोक थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो सम्राट है, सम्राट को विधि या ईश्वर के अधीन होना चाहिए। ठीक, एडवर्ड कोक ये कहते हैं कि सम्राट को या तो विधि के करीब में या ईश्वर के अधीन होना चाहिए, या विधि के अधीन या ईश्वर के अधीन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो विधि से, यानी सम्राट विधि से ऊपर नहीं हो सकता, और सम्राट वो कार्य करे जो ईश्वर ने बताए हैं, जो शाश्वत नियम है उन पर कार्य करे। विधि के शासन की जो परिकल्पना है, एक विचार है, एक जो कल्पना की गई है, उसका तात्पर्य ये है, उसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर विधि की सर्वोच्चता है। कार्यपालिका पर विधि जो होगी वो सर्वोच्च मानी जाएगी। कार्यपालिका जो भी अपना कार्य करेगी वो अपने विवेक का तो प्रयोग करेगी, लेकिन वो विवेक जो होगा वो विधिक विवेक होगा, विधि का विवेक होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। विधि का शासन का जो वास्तविक मतलब है, वास्तविक अर्थ है, वो विवेक की अनुपस्थिति है। विवेक की अनुपस्थिति यानी कि वहां पर जो है विधि का जो विधि कहेगी वही कार्य होगा। प्रशासन में डीएम या एसडीएम कोई भी हुआ, कमिश्नर हुआ, कोई भी निर्णय तो लेगा विवेक से, लेकिन विधि के ध्यान को रखते हुए। अगर वो विधि की प्रतिकूल है, विधि का उल्लंघन करता है वो निर्णय, तो वो निर्णय विधि का शासन में नहीं आता है। विधि का शासन में मनमानापन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, यह जो मनमानापन है, विवेक अधीन है जो हमारे, वो एकदम विलोम है। जब तक विधि नहीं कहेगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। डायसी ने जो विधि का शासन है उसकी जो परिकल्पना है उसके बारे में 3 बातें बताई हैं। ठीक, 3 बातें बताई इन्होंने। 3 बातों में पहली बात यह है विधि शासन में कि विधि की सर्वोच्चता बताई है इन्होंने, विधि की सर्वोच्चता। ठीक, सर्वोच्चता। दूसरी उन्होंने बताइए
विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक, और तीसरी बताइए न्यायालयों की संप्रभुता। अच्छा, अब विधि की सर्वोच्चता क्या है? अभी मैंने बताया कि विधि के शासन का जो उद्देश्य है वो यही है कि विधि को सर्वोच्च माना जाए, विधि को हर व्यक्ति से ऊपर माना जाए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो। अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है, विधि का उल्लंघन किया है, तो विधि को अपने हाथों में लेने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होगा, चाहे कितने बड़े पद पर हो, कितनी उम्र दराज हो। ठीक, विधि सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। ठीक, अब विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता जो है कि विधि के सामने सब लोग बराबर होंगे, सब पे लागू होगी, पढ़ लिखे पर, अनपढ़ पर, उच्च अधिकारियों पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर, सब के समक्ष समानता होगी विधि की दृष्टि से। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर कोई अपराध करेगा, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है न्यायालय की संप्रभुता। न्यायालय की संप्रभुता का मतलब है कि न्यायालय ही निर्णय देंगी, कोई व्यक्ति अपने उसमें निर्णय नहीं हो सकता, जो विधि के शासन का एक उद्देश्य भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो न्यायालय की सर्वोच्चता रहेगी। अच्छा, अब डायसी की जो सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। क्या आलोचना हुई है? डायसी ने विधि के शासन में जो कल्पना करी थी, पहली कल्पना ये है कि विधि सर्वोच्च, देखिए उन्होंने कहा विधि सर्वोच्च है, विधि की सर्वोच्चता की बात की। सरकार को विवेक शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ठीक, लेकिन आधुनिक तकनीकी युग में देखा जाए, विशेषज्ञता तथा जो आपात की स्थिति से निपटा जाए आसानी से, तो उस निपटाने के लिए उसे विवेक की आवश्यकता होगी इस आधुनिक समय में देखा जाए तो। और ये जो कभी कभार ऐसा होता है आपात की स्थिति आती है, तो उस स्थिति में विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आलोचक कहते हैं डायसी के, क्योंकि उन्होंने कहा, डायसी ने कह दिया कि विधि की सर्वोच्च है, सब कुछ विधि है, लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर विवेक का प्रयोग भी करना पड़ेगा, हर जगह विधि का प्रयोग भी नहीं कर सकते। ये आलोचक कहते हैं डायसी के सिद्धांत के। पहलू पर आलोचना हुई है, इस पहलू पर भी आलोचना हुई है कि विधि के समक्ष सब समान है, ये भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि विधि के समक्ष सब लोग समान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर संविधान को आप ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेश के जो राजदूत वगैरह होते हैं, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्हें कुछ छूट दी गई है, न्यायालय की प्रक्रिया से उन्हें छूट दी गई है। क्यों? ये जरूरी भी होता है, इतने ऊंचे पद पर अगर कोई आसीन है तो उस पर न्यायालय की जो प्रक्रिया उससे थोड़ी छूट दी गई है। तो ये संभव नहीं है डायसी की विधि की आलोचना की गई है, इस सिद्धांत की आलोचना की गई डायसी के विधि सिद्धांत की। ये कहा गया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को विधि के समझ समानता ही होगी। कुछ पद ऐसे हैं जिस पर इसकी छूट देना पड़ेगी, ये कुछ आलोचक कहते हैं। इस तरीके से आलोचना विधि के शासन की है। अब विधि का शासन और भारत का संविधान देखिए क्या है। विधि के शासन और भारत संविधान जो है, भारत में जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले तो पुलिस प्रशासन था, सब कुछ पुलिस शक्ति थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान को तैयार किया गया और संविधान हमारे भारत में सर्वोच्च है, सब विधियों में सबसे ऊपर है और सारे लोग संविधान के अंतर्गत आते हैं। जो संविधान है वो सर्वोच्च माना गया है और संविधान के अंतर्गत ही विधि के शासन की बात भी की गई है। अगर देखा जाए संविधान के जो प्रावधान है वो ज्यादातर विधि के शासन की तरह कार्य करते हैं। अब और डिटेल देखिए, जैसे ये प्रावधान है कि अगर कार्यपालिका कोई कार्य संविधान का जितने प्रावधान है, संविधान के किसी प्रावधान का अगर उल्लंघन करेगी तो उस विधि को या उस कार्य को अवैध माना जाएगा। उस कार्य को अगर कार्यपालिका कोई कार्य करेगी और संविधान का कोई प्रावधान जो दे रखा है संविधान में उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसे अवैध माना जाएगा और क्षेत्राधिकारातीत यानी कि क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ये प्रावधान संविधान में है, ये विधि के शासन की बात समझ है। कार्यपालिका का जो कार्य है
उस कार्य को निरस्त करने के लिए आप संविधान के आर्टिकल 32 और 226 यानी 226 के अंतर्गत यानी 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। उसे कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये नियम बनाया गया, कार्यपालन बनाया, सही है या गलत है, क्या यह अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ठीक, यदि कोई कार्य ऐसा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी उस कार्य को निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमारे संविधान में एक विधि के शासन की तरह कार्य कर रही हैं। ये साफ साफ बता रही हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, विधि से ऊपर कोई नहीं है। हमारे देश के अंदर जो संविधान से ऊपर नहीं है तो वो विधि से ऊपर नहीं है। सारे लोग विधि के अंतर्गत आएंगे, किसी को अपने हाथ में कानून लेने की आवश्यकता नहीं है। विधि का शासन यही है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार दे तो जिसके यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, हत्या हुई है, तो वो घर वाले ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने मारा उस घर वाले को एक को मारेंगे आकर तो बराबर होगा। अपराध तो किया है किसी व्यक्ति ने, अन्याय तो किया है, लेकिन ये अन्याय जो किया है वो एक समाज के खिलाफ है। इसीलिए अब न्यायालय अपना कार्य करेगी, न्यायालय इसे देखेगी सही क्या है गलत क्या है, न्यायालय निर्णय देगी या सजा देगी। उसके घर वाले जिसके घर में हत्या हुई है वो व्यक्ति सजा नहीं दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति सजा देंगे तो ये विधि का शासन नहीं माना जाएगा, बल्कि कानून अपने हाथों में ले लेंगे सब लोग। और ऐसा अगर हो गया तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी और विधि का शासन फिर भारत के अंदर नहीं रहेगा। हालांकि वो तो न्याय करेगा कि जब मेरे परिवार में को मारा तो मैं मारूंगा, ये लग रहा न्याय हो रहा होगा कि एक का बदला एक को मारा तो हम भी बदला लेंगे, लेकिन ये विधि का शासन नहीं है। कानून को अपने हाथों में किसी भी नागरिक को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये काम न्यायालय का है, कोर्ट का है, वो करेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक, संविधान उससे ऊपर है, सर्वोच्च है बिल्कुल। जो भी कार्यपालक कार्य करेगी सर्वोच्च न्यायालय उसे देखेगी। समता का अधिकार 14 में है, ये भी विधि के शासन की बात है। 14 में विधि के शासन की बात ही की गई है और ये भी कहा गया विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात भी आर्टिकल 14 में की गई है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से दिया गया और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से दिया गया है। देखिए 14 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, ठीक, और दूसरा इसी में है विधि का समान संरक्षण। ठीक, ये दो बातें हैं जो आर्टिकल 14 में और जो विधि के शासन से संबंधित हैं। अच्छा, इससे संबंधित कुछ केस भी हैं, जैसे बच्चन सिंह का केस है। इन्होंने कहा कि जो विधि का शासन है वो हमारे देश के अंदर रोम में भरा हुआ है, रोम में शामिल है। ये पंजाब राज्य केस में, यानी कि बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य केस में सन 1982 में ये बात कही गई थी। ठीक, और केस देखिए, एक केस ये है इंदिरा गांधी राजनारायण का केस है, बनाम राजनारायण, सन 1975 का केस है। इस केस में भी विधि शासन की बात चर्चा की गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा की थी, हमने आज की इस वीडियो में चर्चा की थी विधि के शासन के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की ये बाय, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।